हेलो एवरीवन, मेरा नाम है ईशान गोस्वामी। मैं क्लास 10th केंद्रीय विद्यालय धमतरी से। मैं आज आप लोगों को बताऊंगा एसिड, बेस और सॉल्ट के बारे में। मेरे टेबल पर यहाँ पर कुछ चीज़ें रखी गई हैं जो कि एसिडिक, बेसिक या फिर सॉल्ट नेचर की है। तो सबसे पहले हम इन्हें कैटेगराइज करेंगे कि कौन सी चीज़ एसिडिक है या फिर बेसिक या फिर सॉल्ट नेचर की है। और हाँ, मैं आपको बता दूँ कि ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमें ईजिली कॉमनली अवेलेबल होती हैं। तो चलिए हम पहले इन्हें कैटेगराइज करते हैं। तो सबसे पहले मैंने लिया एक टोमेटो और ये है लेमन, एक नींबू। तो हम सबको पता है कि नींबू में होता है साइट्रिक एसिड। तो ये तो एसिड के नेचर में आता है, इसलिए एसिड की कैटेगरी में हम इसको रखेंगे। अब टोमेटो की बात आती है तो इसमें भी एक एसिड होता है जिसको हम ऑक्जेलिक एसिड के नाम से जानते हैं। तो ये भी एसिड की ही कैटेगरी में आ जाता है। अब बात आती है बेस की। तो बेस के लिए मैंने लिया है यहाँ पे एक टूथपेस्ट और एक सोप। ये दोनों बेस की कैटेगरी में आता है, इसलिए मैंने इनको यहाँ रख दिया। अब बारी आती है सैल्ट की। तो मैंने यहाँ दो चीज़ें ली हैं जो कि ईजिली अवेलेबल होती हैं। एक में हमारा कॉमन सॉल्ट सोडियम क्लोराइड और एक में है कैल्शियम कार्बोनेट। मैं इन्हें भी यहाँ रख देता हूँ। अब हम इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे जो कि हैं टेस्ट, न्यूट्रलाइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, सॉल्युबिलिटी इन वाटर एंड इंडिकेटर टेस्ट। हम थोड़ा बुकिश नॉलेज से हटकर बात करेंगे, एक इजी वे में बात करेंगे। एक इजी वे में मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा ताकि आप सभी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और एक बार अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो हम किसी भी तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए रेडी रहते हैं। तो सबसे पहले बात आती है टेस्ट की। तो टेस्ट हम जानेंगे सबसे पहले एसिड का। मैं कोशिश करूँगा कि यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं उन्हीं का एग्जांपल लेकर उन्हीं की हेल्प से मैं आपको बताऊँ, एक्सप्लेन करूँ। तो टेस्ट की बात आती है तो एसिड का जो टेस्ट होता है, मेनली जो एसिड का टेस्ट होता है वो होता है सोर, यानी कि खट्टा। फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको पूछूं कि व्हाट इज़ द टेस्ट ऑफ लेमन, कि नींबू का क्या टेस्ट है, तो आप लोग कहेंगे सोर यानी कि खट्टा। तो जो एसिड है उसका जो मेन टेस्ट होता है, मेनली जो इसका टेस्ट होता है वो होता है सोर। अब बात आती है बेस की। तो बेस का टेस्ट होता है बिटर मेनली। तो फिर हम ये जान सकते हैं कि जो बेस है, यानी कि बेस में जितने भी बेस हैं उनका जो मेन टेस्ट होता है ज़्यादातर वो होता है बिटर यानी कि कड़वा। और सॉल्ट का जो टेस्ट होता है वो होता है सॉल्टी। ज़्यादातर सॉल्टी होता है, लेकिन कुछ सॉल्ट से स्वीट या सोर और दूसरे टेस्ट के भी हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर सॉल्टी ही इनका टेस्ट होता है। तो टेस्ट की बात तो हम समझ गए। अब बात आती है न्यूट्रलाइजेशन की। तो न्यूट्रलाइजेशन हमें पहले समझना पड़ेगा कि क्या होता है। न्यूट्रलाइजेशन का मतलब होता है कैंसलिंग द इफेक्ट ऑफ, यानी कि किसी चीज़ के इफेक्ट को कैंसिल करना। फॉर एग्जाम्पल अगर कहीं पे आग लग गई है तो आप क्या करेंगे, वहाँ पर जाकर पानी डालेंगे ताकि आग बुझ जाए। तो वहाँ पर पानी क्या कर रहा है, आग के इफेक्ट को कैंसिल कर रहा है, उसकी हीट को कैंसिल कर रहा है। वहीं यहाँ वही चीज़ यहाँ पे भी इम्प्लीमेंट होती है। एसिड, बेस और सॉल्ट में से बहुत सी चीज़ें, इन तीनों में से जो चीज़ें हैं वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करती हैं। तो हम जानेंगे कि कौन सी चीज़ किसे न्यूट्रलाइज करती है। तो जो एसिड है उसको बेस न्यूट्रलाइज करता है, यानी कि जो एसिड है उसको हम बेस में मिलाएंगे तो एसिड हो जाएगा न्यूट्रलाइज। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल हो सकता है कि जब भी हमें एसिडिटी हो जाती है तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि चलो इनो पी लेते हैं। इनो क्या होता है, बेसिक नेचर का होता है जो कि हमारे पेट में जाके जो एसिड होता है उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि एसिड को बेस न्यूट्रलाइज कर सकता है। उसी तरह जो बेस है उसे एसिड न्यूट्रलाइज कर सकता है। यानी कि हम क्या समझे कि एसिड बेस को न्यूट्रलाइज कर सकता है और बेस एसिड को न्यूट्रलाइज कर सकता है, यानी कि दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। अब बारी आती है सैल्ट की। तो जो सैल्ट होता है वो न्यूट्रलाइजेशन के बाद ही बनता है। तो यहाँ तक बात हो गई न्यूट्रलाइजेशन तक। अब आगे जो चीज़ है, जो प्रॉपर्टी है वो है आइडेंटिफिकेशन, यानी कि हम इन्हें आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। हम सबको पता है कि पिछली क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ा है कि लिटमस पेपर के हेल्प से या फिर फिनोफ्थिलीन के हेल्प से हम समझते हैं कि कौन सी चीज़ एसिड, बेस या सॉल्ट है। लेकिन अगर कोई इक्वेशन, फार्मूला आपको रिटन फॉर्म में मिला है तो किस तरीके से आप समझ सकते हैं कि वो एसिड है, बेस है या फिर सॉल्ट है। इसे भी समझने का एक बहुत ही ईजी तरीका है, चलिए उसे जानते हैं। कि जितने भी एसिड हैं
वो उन सब के पास होता है हाइड्रोजन, यानी कि जितने भी एसिड हैं उनके पास हाइड्रोजन होता है, होना ज़रूरी है। लेकिन जो हाइड्रोजन है वो रिप्लेसेबल होना चाहिए, यानी कि जो हाइड्रोजन उनके पास है वो रिप्लेसेबल होना चाहिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि क्या जितने भी कंपाउंड्स एग्जिस्ट करते हैं जिनके पास हाइड्रोजन है, क्या वो सब क्या वो सब एसिड की कैटेगरी में आते हैं? नहीं। फॉर एग्जांपल H2O, ये भी एक कंपाउंड है, इसके पास भी हाइड्रोजन है लेकिन ये एसिड तो नहीं है। तो हम समझ सकते हैं कि एसिड के पास एक हाइड्रोजन होना चाहिए लेकिन वो रिप्लेसेबल होना चाहिए। तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि कौन सी चीज़ एसिड की कैटेगरी में आती है। अब आती है बात बेस की। बेस को समझने का भी तरीका बहुत ही ईजी है। तो हम कैसे समझ सकते हैं कि कौन सी चीज़ बेस है? तो बेसिकली बेसिस आर मेटल ऑक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड। यानी कि जो बेस होते हैं वो या तो मेटल ऑक्साइड होते हैं, या तो मेटल हाइड्रोक्साइड होते हैं, या फिर अमोनियम हाइड्रोक्साइड होते हैं। यानी कि अगर सामान्य भाषा में मैं कहूँ तो जितने भी बेस हैं वो इन तीनों में से किसी एक की कैटेगरी में आते हैं। या तो वो मेटल ऑक्साइड होंगे, या तो वो मेटल हाइड्रोक्साइड होंगे, या फिर अमोनियम हाइड्रोक्साइड होंगे। तो इस प्रकार से, इस तरीके से अगर हमें कुछ फार्मूलाज और इक्वेशन थोड़े बहुत भी आ गए तो हम इजीली समझ पाएंगे कि कौन सी चीज़ बेस की कैटेगरी में आती है। अब चलिए हम सॉल्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो सॉल्ट को पहचानने का भी एक इजी तरीका है। सॉल्ट के पास एक पॉजिटिव आयन होना चाहिए अदर देन हाइड्रोजन आयन, यानी कि हाइड्रोजन आयन को छोड़कर उसके पास कोई भी एक पॉजिटिव आयन होना चाहिए। साथ ही साथ उसके पास एक नेगेटिव आयन भी होना चाहिए, लेकिन ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड आयन को छोड़कर। यानी कि हम क्या समझे कि उसके पास एक पॉजिटिव आयन तो होना चाहिए हाइड्रोजन आयन को छोड़कर, साथ ही साथ एक नेगेटिव आयन भी होना चाहिए ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड आयन को छोड़कर। जिसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है हमारा कॉमन सॉल्ट, यानी कि NaCl, जिसमें Na है पॉजिटिव और Cl है नेगेटिव। तो ये जो सेल्ट का क्राइटेरिया है उसे पूरा कर रहा है, तो ये किसकी कैटेगरी में आता है? सॉल्ट की कैटेगरी। तो अब हम ये भी समझ गए कि हम इन्हें कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब बात आती है सॉल्युबिलिटी इन वाटर की, यानी कि ये चीज़ें जो हैं एसिड, बेस और सॉल्ट, वो वाटर में कैसे मिल सकती हैं या फिर नहीं मिल सकती हैं। तो जितने भी एसिड हैं वो सब वाटर में मिल सकते हैं, यानी कि दे आर सॉल्युबल इन वाटर। लेकिन जब वो वाटर में मिलते हैं तो वो हाइड्रोनियम आयंस रिलीज करते हैं। हम क्या समझे कि जो एसिड है वो पानी में मिल तो सकता है लेकिन मिलने के बाद हाइड्रोनियम आयंस रिलीज करते हैं। एसिड्स आर सॉल्युबल इन वाटर। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको पूछूं कि अगर ये लेमन को अगर मैं ऐड करूं पानी में तो क्या होगा, ये आराम से मिल जाएगा। तो हम समझ सकते हैं कि एसिड्स आर सॉल्युबल इन वाटर। बात आती है बेस की। तो मोस्टली बेसेस आर इनसॉल्युबल इन वाटर, यानी कि ज़्यादातर जो बेस अवेलेबल हैं वो इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में, यानी कि वाटर में नहीं मिल सकते। लेकिन कुछ मिल भी सकते हैं, यानी कि कुछ बेसेस जो हैं वो मिल भी सकते हैं वाटर में, कुछ सॉल्युबल भी हैं जिन्हें एल्कालाइज कहते हैं, यानी कि जो वाटर में सॉल्युबल हैं। कुछ फेमस एल्कलीस हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो ऐसे ही कुछ बेसिस हैं जो कि सॉल्युबल इन वाटर है, लेकिन ज़्यादातर जो बेसिस हैं वो इनसॉल्युबल इन वाटर है। अब बात आती है सॉल्ट की। सॉल्ट कितना सॉल्युबल है या फिर इनसॉल्युबल? देखिए सॉल्ट सॉल्युबल भी हैं कुछ और कुछ इनसॉल्युबल भी हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारा ये जो कॉमन सॉल्ट है सोडियम क्लोराइड, ये आता है सॉल्युबल की कैटेगरी में, यानी कि ये पानी में आराम से मिल सकता है। देखिए मैं इसे अभी आपको मिलाकर दिखाता हूँ। देखिए बिल्कुल क्लियर है, जो हमारा सॉल्ट है वो इसमें मिल चुका है। अब वहीं मैं इसे लूँगा हमारा कैल्शियम कार्बोनेट को,
ये कैल्शियम कार्बोनेट जो वाटर में नहीं मिल रहा है, यानी कि ये है इनसॉल्युबल। आप देख सकते हैं दोनों ही सॉल्ट की कैटेगरी में आते हैं, लेकिन एक है सॉल्युबल और एक है इनसॉल्युबल। तो हम इनसे क्या समझ सकते हैं कि जो सॉल्ट्स हैं वो सॉल्युबल भी होते हैं और इनसॉल्युबल भी होते हैं। तो यहाँ तक सॉल्युबिलिटी इन वाटर तक बात हमारी खत्म हुई। अब बात आते हैं हमारे आखिरी बात में, जो कि है इंडिकेटर टेस्ट। ये आखिरी प्रॉपर्टी है जिस पर हम आज बात करने वाले थे। एक तरह से प्रॉपर्टी नहीं है, ये टेस्ट है। हम पहचानते हैं कि कौन सी चीज़ एसिड है, कौन सी बेस और कौन सी सॉल्ट है। हम कुछ चीज़ों से इन्हें पहचान सकते हैं, जैसे कि फिनॉफ्थलीन हो गया, लिटमस पेपर हो गया, मिथाइल ऑरेंज हो गया। लेकिन स्टूडेंट्स ज़्यादातर यूज़ करते हैं फिनॉफ्थलीन का और लिटमस पेपर का। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे पास इन सभी में से कोई भी चीज़ अवेलेबल नहीं है। लेकिन चिंता मत करिए, मैं इसे एक ईजी वे में आपको समझा सकता हूँ। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं फिनॉफ्थलीन। तो फिनॉफ्थलीन क्या करेगा, चलिए जानते हैं। तो अगर हम एसिड बेस और सॉल्ट को रख दें और फिनॉफ्थलीन एसिड में ऐड करें तो नो चेंज, यानी कि कलर में कोई चेंज नहीं है। लेकिन अगर हम फिनॉफ्थलीन को सॉल्ट में डालें तो भी कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन अगर हम उसे बेस में डालेंगे तो वो थोड़ा रेडिश पिंक कलर का आ जाएगा, थोड़ा रेड पिंक कलर का आ जाएगा। तो हम इससे क्या समझ सकते हैं कि जिस सॉल्यूशन में या जिस चीज़ में ये रेडिश पिंक कलर आया है वो है बेस। एसिड और सॉल्ट में ये फिनॉफ्थलीन कोई चेंज नहीं करेगा, कोई कलर चेंज नहीं करेगा, लेकिन बेस में करेगा, एसिड और सॉल्ट में नहीं करेगा। अब लिटमस पेपर की बात आती है, जो कि हमने पिछले क्लासेस में देखा है और जाना है। तो लिटमस पेपर, अगर हम रेड लिटमस पेपर को बेस में डालेंगे तो वो ब्लू हो जाएगा, और ब्लू लिटमस पेपर को अगर एसिड में डालेंगे तो वो रेड हो जाएगा। क्या समझे? अगर हम जो ब्लू लिटमस पेपर है, अगर हम उसे एसिड में डालेंगे तो वो रेड हो जाएगा, और जो रेड लिटमस पेपर है अगर हम उसे बेस में डालेंगे तो वो ब्लू हो जाएगा। तो इस तरह से लिटमस पेपर की हेल्प से भी हम पहचान सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ एसिड बेस या फिर सॉल्ट की कैटेगरी में आती है। और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं जैसे कि मिथाइल ऑरेंज, जिनसे हम जान सकते हैं कि कौन सी चीज़ है एसिड बेस और सॉल्ट। हमने जो सोचा था, हमने जितनी प्रॉपर्टीज़ आज जाननी चाही थी, हम सारी प्रॉपर्टीज़ को जान चुके हैं। आई होप आपको समझ आया होगा कि कौन सी चीज़ एसिड बेस और सॉल्ट की कैटेगरी में आती है, उनको आइडेंटिफाई कैसे करें, न्यूट्रलाइजेशन कैसे करते हैं, और जितने भी मैंने टॉपिक समझाने की कोशिश की, आई होप आपको समझ आया होगा।